स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ये कहानी है दो महान व्यक्तियों के बारे में। जब उन दोनों महान व्यक्तियों की मुलाकात हुई तो उनके बीच में कैसी बातें हुई वो हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जान लें कि ये जो दोनों इंसान हैं ये दोनों डिसेबल हैं। डिसेबल या हम लोग कह सकते हैं डिफरेंटली एबल। डिफरेंटली एबल का मतलब अलग प्रकार से योग्य हैं। मतलब शारीरिक रूप से ये बिल्कुल हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन उनमें कोई विशेष प्रकार की योग्यताएं हैं जो देखते हैं। वो विशेष प्रकार की योग्यताएं स्टीफन हॉकिंग, जो इस दुनिया की महान वैज्ञानिक जो हैं उनमें से एक रहे हैं। उनको जो है पैरालाइसिस हो गया था और पैरालाइसिस के कारण उनका जो शरीर है केवल एक व्हील चेयर तक सीमित रह गया था। और जब भी वो बोलते हैं तो उनके पास में एक कंप्यूटर होता है, उसकी सहायता से ही वो बोल पाते हैं। और जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज जो है वो एक मशीन की तरह से आती है। दूसरे महान व्यक्ति हैं फिरदौस कांगा, जो एक लेखक हैं और पत्रकार भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। कांगा जो है वो जब पैदा हुए तो उनको एक बीमारी हुई, ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स में क्या होता है, आपकी हड्डियां बहुत कमजोर होती है और बहुत जल्दी वो टूट जाती है। उनको जन्म से ही ये बीमारी थी। हॉकिंग की तरह ये भी व्हील चेयर तक ही सीमित रहते हैं। ये दोनों महान व्यक्ति एक दूसरे के साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और नॉर्मल जो जीवन है उनके बारे में उनका क्या रवैया है ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। फिरदौस कांगा कहते हैं कैम्ब्रिज जो है वो मेरा लक्ष्य था इंग्लैंड में। जब मैं इंग्लैंड गया, और ये बहुत ही जानकर आपको आश्चर्य हो गया कि मैं जब वहां पहुंचा तो उसके साथ ही साथ मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलने का मौका भी मिला। मैं जब कैम्ब्रिज में घूम रहा था और मेरे साथ में जो मेरा गाइड था उसने जब स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया तो कहा कि वो बेचारा आदमी अब पूरी तरह से चल पाने में योग्य नहीं है। और वास्तव में वो जो है वो आइजैक न्यूटन जो है उसका परफेक्ट उत्तराधिकारी है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में वो उन्हीं की चेयर पे बैठते हैं। ये कहा जा रहा है स्टीफन हॉकिंग के बारे में। स्टीफन हॉकिंग इस यूनिवर्सिटी में आते हैं और वो आइजैक न्यूटन की चेयर पे बैठने का हक रखते हैं, जिसपे कोई और व्यक्ति नहीं बैठ सकता। फिरदौस कांगा आगे बताते हैं कि मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ उसका नाम स्टीफन हॉकिंग है और वो बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। और उनकी जो एक किताब है उसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। और ये पूरी तरह से पोलियोग्रस्त हैं और एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब होता है एक ऐसे वैज्ञानिक जो तारों के बारे में और ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं। जब फिरदौस कांगा का इस यूनिवर्सिटी में जो टूर था वो लगभग खत्म हो गया तो उन्होंने क्या किया, वो एक फोन बूथ के पास में पहुंचे और पहुंचने के बाद में उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फोन किया। वहां पे स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने फोन उठाया और फिरदौस कांगा ने उनसे कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पे आया हूं और मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहता हूं। अगर 10 मिनट भी मुझे मिल जाएंगे तो मेरे लिए पर्याप्त होंगे। तो उधर से असिस्टेंट ने जवाब दिया, आपको आधा घंटा मिल जाएगा, आप 3:30 से लेके 4 बजे तक उनसे मिल सकते हैं। जैसे ही मुझे ये अनुमति मिली मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझना महसूस किया। मैं शुरू से इसी प्रकार से बड़ा हुआ और मैंने शरीर में बहुत प्रकार की कमियां महसूस की और लोग मुझसे कहते थे कि तुम बहादुर बनो। वास्तव में उन लोगों को ये कहने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वो मेरे जैसे नहीं थे, वो बिल्कुल सामान्य थे। लेकिन आज मेरी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होने वाली है
जो बिल्कुल मेरी तरह ही था, जो मुझे बहुत अधिक प्रेरणा देता है और मेरे लिए अपने जीवन में बहुत अधिक मायने रखता है। अब फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और उनसे जब उनकी बात होती है तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, मैं बहुत बहादुर व्यक्ति नहीं हूँ। और ये जो आवाज आ रही थी उनकी कंप्यूटर वॉइस से आ रही थी। उन्होंने कहा, मैं बहादुर व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे बहादुर बनना पड़ा। परिस्थितियों से लड़ना था, इसीलिए मुझे बहादुर बनना पड़ा। मेरे पास भागने का चारा नहीं था और मैं भागना भी नहीं चाहता था, और मेरे इस लड़खड़ाते हुए शरीर के साथ में और मैं क्या कर सकता था। फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि जब मैं स्टीफन हॉकिंग से बात कर रहा था तो मैंने कम से कम बोलने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे बोलने के बाद में स्टीफन हॉकिंग को जवाब देने में बहुत समय लग रहा था और उन्हें जवाब देने के लिए बहुत अधिक प्रयास भी करना पड़ता था, और कभी कभी वो झुंझला भी जाते थे और इस झुंझलाहट में उनकी आंखें भी बंद हो जाती थी। मैं उनके क्रोध को समझ सकता हूँ और उनके दिमाग में चलते हुए विचारों को भी समझ सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपको मेरे जैसे लोग अक्सर परेशान करते होंगे। मैं मानता हूँ कि लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हम लंबे समय से दुखी हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। क्या आप भी हैं? काफी समय बाद में स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया कि मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन फिरदौस कांगा ने कहा, आपको अच्छा नहीं लगता होगा जब मेरे जैसे लोग आपको बोलने को मजबूर करते हैं और परेशान करते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, बिल्कुल हाँ, आप सही कह रहे हैं। फिरदौस कांगा ने कहा, मैं स्टीफन हॉकिंग के हाव भाव को नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि उनकी जो आवाज है कंप्यूटर वाली आवाज थी, जिससे व्यक्ति सामने वाले के हाव भाव को ढंग से नहीं समझ सकता। अगर पहली बार कोई भी व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये कोई 3D फोटोग्राफ हो, क्योंकि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। उनका सिर एक तरफ लटका हुआ है और बाकी का जो उनका हिस्सा है वो एक शर्ट में लपेटा हुआ है, और उनके पैर भी मुड़े हुए हैं और उनकी आंखें बहुत अधिक बोलने का प्रयास करती हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं कह पाती हैं। बहुत ही मुश्किल है उनके लिए अपने विचारों को प्रकट करना, और जब आप उनसे मिलते हैं और उन्हें देखते हैं तो आप पूरी तरह से हिल जाते हैं, क्योंकि आप वो देखते हैं जो आपने जीवन में कभी भी सोचा भी नहीं था। फिरदौस कांगा कहते हैं, आप उस लैंटर्न की तरह हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा उजाला है। फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से पूछा कि आपको क्या लगता है डिसेबल होने में क्या सबसे अच्छी बात है? तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा, डिसेबल होने में कोई भी अच्छी बात मुझे नहीं लगती। फिर फिरदौस कांगा ने कहा कि मुझे ये लगता है इससे हम लोग यह जान पाते हैं कि इस दुनिया में कितनी दयालुता है और लोगों का हमारे प्रति व्यवहार कैसा है। स्टीफन हॉकिंग ने मेरी बात के साथ में अपनी सहमति जताई। मैं बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। मैं 30 मिनट के हर एक पल का उपयोग करना चाहता था, और अब स्टीफन हॉकिंग को देखने के बाद में मेरे लिए ये महत्व नहीं रखता कि मैं कभी जीवन में खड़ा नहीं हो पाऊंगा और जीवन में कभी भी चल नहीं पाऊंगा। आज मैं ये सोच रहा था, जिस व्यक्ति से मैंने मेरे जीवन में प्रेरणा ली है, आज वो व्यक्ति पूरी तरह से मेरे सामने है। मैंने स्टीफन हॉकिंग से कहा, आप न केवल मेरे लिए परंतु दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। आपको ये सुन के क्या लगता है? स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मैं क्या कहूँ, मेरे साथ में बहुत बड़ी समस्या है। मेरा जो शरीर है एक कमरे की तरह है जिसकी दीवारें धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने स्टीफन हॉकिंग से कहा, क्या आप ऐसी कोई सलाह है
जो डिसेबल लोगों को देना चाहोगे ताकि उनका जीवन और अधिक बेहतर बन सके? स्टीफन हॉकिंग ने कहा, उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगता है वो काम उन्हें करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि डिसेबल लोगों के लिए ओलंपिक्स जो है वो समय की बर्बादी है, उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने स्टीफन हॉकिंग से पूछा, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तब स्टीफन हॉकिंग ने मुझे बताया, मुझे याद है मैं एक स्पेनिश गिटार को बजाना चाहता था जो मुझसे भी बड़ा था, और अंततः मैं उस दिन बहुत खुश हुआ जब मैंने उसके तारों को तोड़ दिया और मैंने उसे बजाने का निर्णय छोड़ दिया। फिरदौस कांगा ने कहा, लगभग आधा घंटा हो चुका है। मैं समझता हूँ मैंने आपको परेशान किया। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, रुको, हम लोग चाय पीते हैं, मैं तुम्हें मेरा बगीचा दिखाता हूँ। वह मुझे अपने बगीचे में लेके गए। उनका बगीचा बहुत सुंदर था। वो अपने चेयर से आगे बढ़ रहे थे और मैं जल्दी जल्दी उनके साथ चलने का प्रयास कर रहा था। 1 घंटे बाद में लगभग मैं जाने को तैयार हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। ना ही तो मैं उन्हें किस कर सकता था, ना ही मैं रो सकता था। मैंने उनके कंधे पर हाथ लगाया और मैं वापस घूम गया। मैं पीछे मुड़ा और मैं जानता था कि वो भी मेरी तरफ हाथ हिला रहे होंगे। हालांकि वो हाथ हिला नहीं सकते, परंतु मन ही मन में वो मुझे अलविदा कह रहे होंगे। और मैं अपने आप के सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान को आज देख रहा था। वो प्रेरणा जो मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती आई है। अब मैं समझ चुका था कि मेरी यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें